हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम रिसर्च एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ आप उसे पहले जा करके देख लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Firstly, in the snowball sampling process of selected the sample is। स्नोबॉल सैम्पलिंग प्रोसेस में हम सैंपल को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं? ओके, नेटवर्क्स के थ्रू, स्नोबॉल्स में, या ग्रुप्स में, या क्लासेस में? सॉरी। तो इसका आंसर आएगा नेटवर्क्स में। ठीक है, हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे? एक सेकेंड। हम किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं? हम करते हैं नेटवर्क्स में सिलेक्ट। देन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग रिसर्च इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? क्वांटिटेटिव रिसर्च, इडिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, डिडक्टिव अप्रोचेस। तो इसका आंसर आएगा डिडक्टिव अप्रोचेस। ओके, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन रिसर्च होती है वो क्वालिटेटिव नहीं होती और क्वांटिटेटिव नहीं होती है, वो डिडक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव रिसर्च? फर्स्ट, केस स्टडी, सेकंड, मेथड, थर्ड, थेमेटिक एनालिसिस, या फोर्थ, डिस्कोर्स। तो यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आएगा। यहाँ पर जो है वो सर्वे जो है वो रह गया है लिखना, तो यहाँ पे सर्वे आ जाएगी। ठीक है, सर्वे मेथड जो होती है वो आपकी क्वालिटेटिव इन नेचर नहीं होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड? इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेटेड होता है? फर्स्ट, इंडक्टिव वेरिएबल, सेकंड, डिडक्टिव वेरिएबल, थर्ड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फोर्थ, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें से जो आपका इंडक्टिव वेरिएबल है वो आपका जो रहता है, सॉरी, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपका जो रहता है वो आपका मैनिपुलेटेड होता है। ठीक है, दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो इसके थ्रू जो मैनिपुलेट होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, कौन सा वेरिएबल होगा? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, एक सेकेंड में इसे रब कर देती हूँ। ओके, देन रिड्यूस रैंडम इरर विच इज़ यूज्ड। हमें रैंडम इरर को अगर रिड्यूस करना है तो क्या यूज़ करेंगे? एडमिनिस्टर द टेस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 1 वीक, सेकेंड, सिलेक्ट अ लार्ज सैम्पल साइज, थर्ड, एडमिनिस्टर मैनिपुलेशन चेक, फोर्थ, एडमिनिस्टर द ट्रीटमेंट इन द सेम वे एवरी टाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन 4, क्योंकि अगर हमें रैंडम इरर जो है वो बार बार आ रहा है उसे रिड्यूस करना है तो वो जो ट्रीटमेंट है जो एडमिनिस्टर ने किया हुआ है या आपने कोई रिसर्च की है उसमें अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, प्रोसीजर की है, तो उसको आपको एवरी टाइम चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिसर्च एथिक्स, विच ऑफ देम इज़ लीस्ट वल्नरेबल रिसर्च? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है रिसर्च का, रिसर्च एथिक का, जो कि लीस्ट वल्नरेबल है? तो फर्स्ट, डेटा एनालिसिस, सेकंड, रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च रिजल्ट, थर्ड, फॉर्मुलेशन ऑफ द थीसिस, फोर्थ, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी आपका ये आएगा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन देखना होता है और आइडेंटिफाई करना होता है किसको? वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, chances of not accepting the null hypothesis when the alternative hypothesis is accepted is called first, rejection, second, power, third, deduction, फोर्थ, एक्सेप्टेंस। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा पावर। ठीक है, चांसेस, ऐसे चांसेस जहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी एक्सेप्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं
पावर, अगर हम किसी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, नल हाइपोथेसिस को हम ऐसे लिखते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर नल हाइपोथेसिस जो है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसे हम पावर कहते हैं। ओके, क्लियर। देन सेकंड, which will be unappropriate fit for improving efficiency or formative assessment would be, तो क्या आएगा इसमें, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च। तो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा इसके लिए अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट लाइक आपका जो एमएसटी होता है ना, आपका एमएसटी या आपका सीसी है ना, जो आपका एमएसटी सीसी जो होता है, जो आपके सेमेस्टर में भी, आपका सेमेस्टर कितने मंथ्स का होता है, 6 मंथ्स का सेमेस्टर होता है, उसमें 3 मंथ्स के बाद में आपका एक एमएसटी होता है, एमएसटी मतलब टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो आपका असेसमेंट कौन सा असेसमेंट हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, हमें अप्लाइड रिसर्च में देखने को मिलेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट करना, ठीक है, क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिसर्च कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज डन, इनमें से कौन सी मेथड में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होते हैं वो होते हैं, फर्स्ट हिस्टोरिकल मेथड, सेकंड पोस्ट फैक्टो मेथड, थर्ड केस स्टडी मेथड या फोर्थ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल मेथड, बिकॉज जो हिस्टोरिकल मेथड है वो ऑलरेडी पहले हिस्ट्री में हो, हिस्टोरिकल का मतलब क्या, जो हिस्ट्री में, जो पहले पास्ट टाइम में हो चुकी है ऑलरेडी, तो इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। पोस्ट फैक्टो रिसर्च, पोस्ट का मतलब यही होता है कि आफ्टर द फैक्ट, बिफोर द फैक्ट, सॉरी, तो पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो भी है वो भी ऑलरेडी डन है। केस स्टडी मेथड, जो केस स्टडी आप पढ़ रहे हो वो तो पहले ही हो चुकी है ना, तो आपको कॉज वहीं की वहीं तुरंत समाधान, उसका रिलेशनशिप देखने को नहीं मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड ही ऐसी मेथड है जहाँ पर आप कुछ टेस्ट करोगे और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्लियर। देन performance of one student is compared to another student is in which type of testing, ठीक है। नॉर्म रेफरेंसिव टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंसिव टेस्ट, समेटिव रेफरेंसिव टेस्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका नॉर्म रेफरेंसिंग टेस्ट, क्योंकि जो नॉर्म रेफरेंसिव टेस्ट है उसमें आप एक ग्रुप को कंपेयर करते हो, किसी भी एक ग्रुप को कंपेयर करते हो दूसरे ग्रुप से। मतलब अगर ये क्लास ए है, ठीक है, तो इसमें जो बच्चा है, मान लो ये बच्चा है विकास, इससे आप, ये बच्चा है भूपेंद्र, इससे आप इसे क्या करोगे, कंपेयर करोगे। अगर ये पढ़ने में अच्छा नहीं है और ये पढ़ने में अच्छा है तो इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होगा उसे हम बोलते हैं नॉर्म रेफरेंसिव टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलेंगे, नॉर्म रेफरेंसिव टेस्ट बोलेंगे। ओके, क्लियर, ठीक है। देन qualitative research over the quantitative research is, first reductionism, acceptivism, second deduction, emphasis। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा रिडक्शनिज्म। क्यों, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाएंगे और क्वांटिटेटिव की तरफ जाएंगे तो क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटी देखी जाएगी और क्वालिटी में क्वालिटी देखी जाएगी। अगर क्वांटिटी है तो वो ज़्यादा ही होगी, है ना, और क्वालिटी अगर पर्सन की निकालेंगे तो उसमें कम ही मिलेगी, तो रिडक्शन की तरफ जाएगी, कम चीज़ें कम होने लगेगी, ठीक है। सेकेंड, the observation is following variable are considered for statically analysis in experimental research. Option 1 control variable, option 2 dependent variable, option 3 independent variable, option 4 mediator variable। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने बोला कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करने पर उससे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आया समझ में यहाँ तक? ओके, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रॉपर जीएस फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग इज एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल एरर, अनएथिकल प्रैक्टिस,
इनएबिलिटी ऑफ रिसर्चर, लैक ऑफ राइटिंग। अगर थीसिस में यहाँ पर जो है वो आपका हो जाए, एक सेकेंड, यहाँ पर जो है वो आपका हो जाएगा थीसिस, ठीक है, क्या हो जाएगा, थीसिस। तो यहाँ पर अगर कोई भी रेफरेंस वगैरह करने में या तो कुछ स्टाइल वगैरह में अगर कोई एरर आता है तो उसे हम कौन सा एरर बोलते हैं, टेक्निकल एरर बोलते हैं, ठीक है। कौन से एरर बोलेंगे, टेक्निकल एरर बोलेंगे। ओके ओके, देन if the researcher used of computer tools research conduct and he and she does justify the conceptual error interpreting result attribute at the same to the specific computer device or tool, this is first ethical lapse, second lapse नहीं होगा वो lapse होगा, ठीक है, lapse, then second research inability, थर्ड ब्रेक द एथिक्स, फोर्थ टेक्निकल इनकॉम्पिटेंसी। तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन आपका टेक्निकल इनकॉम्पिटेंसी आएगा। ओके क्लियर, क्योंकि अगर कोई जो रिसर्चर है वो रिसर्च लिखते टाइम आईसीटी बेस्ड टूल्स का यूज़ करता है तो हो सकता है कि उसे टेक्निकल इनकॉम्पिटेंसी देखने को मिले रिसर्च में। ओके, देन नेक्स्ट, if the research scholar when submitting his her thesis he she not acknowledged in the preface of the help and the supporting of the respondents of the questionnaire used, this is, ठीक है। अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है जो रिसर्च कर रहा है वो अगर अपना सबमिट करता है थीसिस और अगर उसे किसी पर्सन ने, किसी प्रोफेसर ने या किसी गाइड ने हेल्प करी है, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, मतलब वो अपनी रिसर्च के थीसिस में वो बता नहीं रहा है कि आपने मेरे लिए ये किया, उसके लिए धन्यवाद, एक्नॉलेजमेंट करना है, वही होता है। तो क्या हम उन्हें थैंक यू कहते हैं हमारी साइड से हमारी हेल्प करने के लिए। तो अगर उसने एक्नॉलेज नहीं किया है तो ये किस टाइप की चीज़ होगी, ठीक है। फर्स्ट बायसनेस, सेकंड टेक्निकल एरर, थर्ड अनएथिकल एक्ट या लैक ऑफ रिस्पेक्ट। तो इसे हम अनएथिकल एक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अनएथिकल एक्ट, क्योंकि रिसर्च के एथिक्स के खिलाफ है ये सारी चीज़ें। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें से कौन सी रिसर्च जो है वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स एम्फासिस ऑन द इंटरनल क्राइटिक, the difference are noted and the factor causal otherwise are determination, variable is manipulated, status of fact and condition are certain। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इसमें कौन सी आएगी आपकी, वो रिसर्च जिसमें आपके फैक्ट और कंडीशन जो है वो सर्टन है, क्योंकि ये पहले ही हो चुकी रिसर्च है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशंस वगैरह है, ये जो फैक्ट वगैरह है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो। ओके क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन अ प्रॉपर जीसस फॉर्मेट। ओके, ये हो चुका है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इनमें से कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। फर्स्ट स्टेटस और फैक्ट एंड कंडीशंस, सेकेंड वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू सी द इफेक्ट और अदर वेरिएबल, थर्ड डिफरेंस आर नॉट एंड फैक्टर कैजुअल और अदरवाइज डिटर्मिनेशन, या फोर्थ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स आर एम्फेसिस। तो इसमें आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा, हम पहले भी देख चुके हैं, रिलेशन कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो होगा वो हमें किस में देखने को मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, वेरिएबल अगर जिसे हम मैनिपुलेटेड करेंगे तो उसका अदर इफेक्ट जो रहेगा वो दूसरे वेरिएबल पर देखने को मिलेगा। ओके क्लियर, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च कौन सी है इनमें से, रिसर्च इज ऑलरेडी डन इन पास्ट, सेकेंड रिसर्च इज कैजुअल, cause and effect relationship are found, fourth primary and secondary source are emphasis on the internal criticism। अपने को क्या मिलेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स ऑलरेडी देखने को मिलेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल रिसर्च है, क्योंकि ये पास्ट में
हो चुकी रिसर्च है, ठीक है। पास्ट में अगर वो रिसर्च हो चुकी है तो वो कौन सी रिसर्च कहलाएगी? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाएगी। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following research is descriptive research? ठीक है, it is field based research, it is a experimental research, it is a status of fact and condition are uncertain, fourth availability is manipulated। तो ये कौन सी रिसर्च होगी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पर आपका फैक्ट और कंडीशन जो है उसे देख कर के आप एक थ्योरी बनाओगे, वो रिसर्च आपकी होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लार्ज स्कोप ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस? इनमें से कौन सी जो चीज़ है जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा? ठीक है, वर्कशॉप, सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस। तो आपका ऑप्शन आएगा वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होती है? वर्कशॉप जो लगाई जाती है कुछ ट्रेनिंग के लिए या कुछ सिखाने के लिए, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट सिखाने के लिए कोई वर्कशॉप होती है, ठीक है। 1 वीक की वर्कशॉप हुई, जैसे आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी सिखा दिया, HPLC सिखा दिया, ठीक है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट सिखा दिए, तो वो वर्कशॉप होती है, आपको दिखा करके सिखा रहे। सेमिनार्स में क्या होता है? गेस्ट आते हैं और वो अपना ओपिनियन जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, आपको वहाँ पे कुछ दिखाया नहीं जाता। वेबिनार में क्या होता है? वेबिनार ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, उसमें भी आपको प्रेजेंटेशन जो है उसके थ्रू आपको वर्बली बताया जाता है, ठीक है। कॉन्फ्रेंसेस क्या होती है? कॉन्फ्रेंसेस में भी डिस्कशन होता है, इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कोई नहीं दे रहा, मतलब आपको अपने हाथ से करके कोई बता नहीं रहा, ठीक है। क्लियर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आपका वर्कशॉप आ जाएगा। ओके, सो हमारे जो आज के क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अगर और रिसर्च के क्वेश्चंस आपको चाहिए हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से। और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।